नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित विद्वानों के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद सर्वप्रथम फ्रांसीसी क्रांति से यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है और उस समय अनेक विद्वानों ने इसमें अपना योगदान दिया था। उनके विचारों से इस दार्शनिकों के योगदान हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम अर्नेस्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक था जिन्होंने साबान विश्वविद्यालय में 1882 में एक व्याख्यान दिया था और उस व्याख्यान के अंदर उसने राष्ट्रवाद के विषय में जानकारी प्रदान की थी। उसके पश्चात रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना भी करता है कि राष्ट्र एक भाषा, धर्म, नस्ल या क्षेत्र से ही बनता है। रेनन का मानना था कि राष्ट्र एक लंबे प्रयासों, त्याग, निष्ठा का चरम बिंदु होता है। यह शौर्य, वीरता से युक्त अतीत के महान पुरुषों के नाम और गौरव का एक सामाजिक पूंजी या सामूहिक रूप है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रवाद कोई एक भाषा, नस्ल या धर्म या क्षेत्र से ही संबंधित नहीं होता। इसके अंदर अन्य नस्ल के, अन्य धर्म के और अन्य क्षेत्र के लोग भी शामिल हो सकते हैं, बशर्ते उसके अंदर शौर्य, वीरता और अतीत के जो पुरुष हैं और उनका गौरव है, इसका वर्णन होना चाहिए। उसके पश्चात हमारे दूसरे विद्वान हैं फ्रेडरिक लिस्ट। जर्मनी के ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के ये प्रोफेसर थे जिन्होंने जुल्वेराइन शुल्क संघ के बारे में वो लिखते हैं। वो बोलते हैं कि जुल्वेराइन जर्मन लोगों के आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांधना है। जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांधना है। जुल्वेराइन जर्मनी के अंदर एक शुल्क संघ स्थापित किया गया था जिसके अंदर जर्मनी के जो जर्मन मूल के जो राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे, उनको शामिल किया गया था। इसका लक्ष्य यही था कि व्यापार की जो बीच में रुकावटें थी उनको दूर किया जा सके और व्यापार को आसानी से किया जा सके। अब हम आगे चलते हैं। एंड्रियास रेबमान ने जर्मन पंचांग को 1798 में डिजाइन किया था। रेबमान एक जर्मन पत्रकार था जो जर्मनी के मेज नामक शहर में रहता था और रेबमान जैकोबिन दल का सदस्य भी था। अभी प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में ये आता होगा कि जैकोबिन दल ये तो फ्रांस से संबंधित है और ये रेबमान जर्मनी के मेज शहर में रहता है। तो जो जैकोबिन दल था, फ्रांस में इसकी शुरुआत होती है, लेकिन उसके पश्चात यूरोप के अन्य भागों में भी जैकोबिन क्लब स्थापित होते हैं। तो ऐसा ही जर्मनी के अंदर जो जैकोबिन क्लब है ये उसका सदस्य बनता है। उसके बाद योहान गाटफ्रीड एक जर्मन दार्शनिक था, एक कवि था। उसने यह दावा किया था कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसकी आम लोगों में निहित है। यानी जो सच्ची जर्मन संस्कृति है वो उसके आम लोगों के अंदर निहित है या उनमें स्थित है। उसके बाद हम चलते हैं लुइजे आटो पीटर्स एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी, एक महिलावादी थी। इसने महिलाओं के लिए कार्य किया था। उसने महिलाओं के लिए एक पत्रिका भी निकाली थी और नारीवादी संगठन की स्थापना भी की थी। लुइजे आटो पीटर्स इस बात का भी जिक्र करती है कि पुरुष सिर्फ अपने अधिकारों की बात करते हैं, वे महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात नहीं करते हैं। अतः हमें अपने अधिकारों के लिए स्वयं उठ खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं।
अब है यूरोप में राष्ट्रवाद, जो हमारा लेसन है, इसकी महत्वपूर्ण तिथियां और शब्दावली। प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण तिथि और शब्दावली। टूटी हुई बेड़ियां, जिसका अर्थ है आजादी मिलना, क्योंकि यूरोप के अंदर अनेक राष्ट्रीयता के लोग रहते थे और इन पर जो शक्तिशाली राष्ट्र थे, जैसे पर्सा है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, तो इन्होंने उन पर काफ़ी लोगों पर अपना अधिकार जमाया हुआ था। तो अब ये लोग अपनी आज़ादी की मांग करने लगे। तो टूटी हुई बेड़ियां, तो इसका अर्थ था आज़ादी मिलना। उसके पश्चात बलूत की पत्तियों का मुकुट, जिसका अर्थ है बहादुरी। ये बलूत वृक्ष की जो ये पत्तियों का मुकुट है, ये जर्मनी के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। आपने जर्मेनिया नामक जो चित्र अपनी एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी देखा होगा, उसके अंदर जो जर्मेनिया है वो भी बलूत पत्तों का मुकुट धारण किए हुए है। तो ये है, इसका अर्थ है बहादुरी। उसके पश्चात तलवार। तलवार का अर्थ है मुकाबले की तैयारी। जब भी आप देखते हैं हम मुकाबले के चलते हैं तो ऐसे तलवार निकालते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुकाबले के लिए हम तैयार हैं। तो मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, इसका अर्थ है शांति की चाह। यानी कि जब तलवार पर जैतून की डाली लटका कर उसको हम बाहर निकालते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम शांति चाहते हैं। उसके बाद चलते हैं उगते हुए सूर्य की किरणें। उगते हुए सूर्य की किरणें, यह एक नए युग का सूत्रपात है। यानी कि लंबे समय तक गुलामी या दबाव से बाहर निकलकर एक नए सूर्य का उदय, जिस प्रकार का नए सूर्य का उदय होता है सुबह सूर्य के निकलने पर, जब एक सूर्य की किरणें निकलती हैं, तो उसी प्रकार लंबे दबाव के बाद जब लोग बाहर निकलकर आते हैं बेड़ियों को तोड़कर, तो इसका अर्थ हुआ एक नए युग का सूत्रपात, यानी कि उन्होंने एक नए युग में प्रवेश कर लिया है। आगे चलते हैं काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, यह राष्ट्रवादियों का झंडा था। रुक एक बार। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, ये जर्मन राष्ट्रवादियों का झंडा था। यूनियन जैक ब्रिटेन का झंडा। जिस प्रकार भारत का तिरंगा है, उसी प्रकार ब्रिटेन का जो झंडा है उसका नाम है यूनियन जैक। गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये ब्रिटेन का राष्ट्रगान है। तो ब्रिटेन के राष्ट्रगान का क्या नाम हुआ? गॉड सेव आवर नोबल किंग। इसके बाद चलते हैं सिक्कों और डाक टिकटों पर छवि मारियान फ्रांसीसी राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। तो उसके पश्चात इसको सिक्कों और डाक टिकटों पर मारियान की तस्वीरें छापी गई थी। कार्ल वेलक जर्मनी के फ्रैंकफर्ट संसद का एक निर्वाचित सदस्य था, जिसने महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को ज्यादा अधिकार देने की पैरवी की थी। उसका कहना था कि फ्रैंकफर्ट संसद में पुरुषों का ही प्रभुत्व होना चाहिए। उसके बाद चलते यूजीन दे ला क्रोआ, फ्रांसीसी चित्रकार था ये। फ्रेडरिक सारियो, ये भी एक फ्रांसीसी चित्रकार था। ला टालिया विक्टर एमनुएल द्वितीय की पत्नी थी। विक्टर एमनुएल द्वितीय इटली के एकीकरण से पहले सार्डिनिया पिडमांट का शासक था। ये विक्टर एमनुएल द्वितीय, ये उसकी पत्नी का नाम है ला टालिया। इसी विक्टर एमनुएल के द्वितीय के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हुआ था। उसके बाद चलते हैं मार्टिन लूथर, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक पादरी। इसने कैथोलिक धर्म से अलग निकलकर एक नई शाखा की शुरुआत की थी, जो प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक कहलाए थे। इसके पश्चात कुछ महत्वपूर्ण तिथियां और उनका घटनाक्रम इसके सामने दर्शाया गया है। सबसे पहले 1688 इंग्लैंड में शानदार क्रांति।
सबसे पहले इंग्लैंड में क्रांति होती है 1688 में। राजा को शांतिपूर्वक गद्दी से उतार दिया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई खून खराबा नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंग्लैंड की शानदार क्रांति। 1707 ब्रिटेन का गठन। इस समय इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक समझौता होता है, उसके द्वारा ब्रिटेन का गठन होता है। 1789 फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति आधुनिक राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति हमें फ्रांसीसी क्रांति से ही देखने को मिलती है। जब भी फ्रांसीसी क्रांति का जिक्र आए तो हमें 1789 की तिथि हमारे दिमाग में आनी चाहिए, जबकि इसके अलावा भी फ्रांस में 1830 और 1848 में 2 क्रांतियां और भी हुई हैं, लेकिन जब भी फ्रांसीसी क्रांति का जिक्र आएगा तो 1789 हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए। 1793 लुई 16वें को फांसी दी गई थी। लुई 16वां फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का जो शासक था, ये वही लुई 16वां है जिसको 1793 में फांसी दी गई थी। 1793 से 1799 लुई 16वें की मृत्यु के पश्चात फ्रांस पर विभिन्न, कभी मध्यम वर्ग, कभी मध्यम के अंदर उच्च वर्ग, बाद में डायरेक्टरी का शासनकाल वहां पर स्थापित होता है। और इसी डायरेक्टरी के शासनकाल के अंतिम वर्षों में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। 1804 नेपोलियन फ्रांस का शासक बनता है और 1804 में ही नेपोलियन की आचार संहिता लागू होती है। इसको हम नेपोलियन संहिता के नाम से भी जानते हैं। 18 जून 1815 वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध किस लिए प्रसिद्ध है? वाटरलू का युद्ध नेपोलियन के पतन के लिए जाना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में पराजित होने के पश्चात नेपोलियन को बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया जाता है। वहीं पर बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात 1815 में वीना संधि। वीना संधि नेपोलियन के युद्धों के पश्चात जब यूरोप के राष्ट्र इकट्ठे होते हैं और वो नेपोलियन के युद्ध से पहले की जो स्थिति थी उस स्थिति को दोबारा बनाने के लिए ये लोग 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना के अंदर एक सम्मेलन बुलाते हैं। उसी सम्मेलन को वीना कांग्रेस या वीना संधि के नाम से जाना जाता है। ये तो 1815 इसको हम नेपोलियन के पतन के रूप में याद रखेंगे। इसके पश्चात 1821 यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। यूनान ऑटोमन तुर्की के अंतर्गत इस पर ऑटोमन तुर्की ने इस पर अपना अधिकार जमाया हुआ था। अब यूनानी लोगों ने तुर्की के विरुद्ध उठ खड़ा शुरू कर दिया और यूरोप के अनेक देशों के लोगों ने भी इनकी मदद करनी शुरू की थी। तो 1821 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। 1830 फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र। अब फ्रांस में 1830 में एक फिर क्रांति होती है और इसके बाद फ्रांस को संवैधानिक राजतंत्र स्थापित वहां पर कर दिया जाता है। 1830 से 1848 यूरोप में क्रांतिकारियों का युग, क्योंकि 1830 में फ्रांस में क्रांति होती है, उसके बाद 1848 में फ्रांस में क्रांति हो, लेकिन इस 1830 से 48 के दौरान यूरोप के अन्य देशों में भी क्रांतियां होती हैं। तो इसीलिए मैटरनिक ने भी एक बार बोला था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका मतलब यही था कि फ्रांस में कोई घटना घटती है ना तो यूरोप के बाकी देश भी उससे प्रभावित होते हैं। 1832 कुस्तुतुनिया संधि। इस संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। 1834 जुल्वेराइन सीमा शुल्क संघ की स्थापना। जुल्वेराइन सीमा शुल्क संघ जर्मन राज्यों के द्वारा स्थापित किया एक शुल्क संघ था, जिसके द्वारा जर्मन राज्यों के अंतर्गत होने वाले व्यापार के अंदर जो तो
जुल्वेरान सीमा शुल्क इसलिए स्थापित किया गया था, जर्मन राज्यों के अंतर्गत जो व्यापार के अंदर रुकावटें आनी थी, उन रुकावटों को दूर करने के लिए जुल्वेरान सीमा शुल्क संघ की स्थापना 1834 में की गई थी। 1848 18 मई फ्रैंकफर्ट संसद का गठन। 18 मई 1848 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर के अंदर फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किया गया था। इस आयोजन करने का मतलब जर्मनी के एकीकरण की प्रथम प्रयास यहाँ पर किया गया था। जो प्रशा का राजा था फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ, उसके नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत के लिए यहाँ पर बात की गई थी, लेकिन प्रशा के राजा ने इससे इनकार कर दिया और इस प्रकार यह संसद अपने लक्ष्य को पार नहीं कर पाती है। 1861 एमनुएल द्वितीय इटली का राजा बना। विक्टर एमनुएल द्वितीय सार्डिनिया पिडमांट, इटली का एक प्रांत था सार्डिनिया पिडमांट, जहां पर ये इतालवी राजघराने का शासक बनता है विक्टर एमनुएल द्वितीय। इसी के नेतृत्व में और इसका प्रधानमंत्री काउर के नेतृत्व में इटली का एकीकरण संपन्न होता है। 1870 इटली का एकीकरण। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि विक्टर एमनुएल द्वितीय और काउर के नेतृत्व में 1870 में इटली का एकीकरण पूर्ण होता है। 1871 18 जनवरी विलियम प्रथम जर्मनी का राजा बनता है। विलियम प्रथम जर्मनी का एक प्रांत था पहले प्रशा, ये प्रशा का शासक था। इसी के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण संपन्न होता है। बिस्मार्क उसका प्रधानमंत्री था, तो दोनों के नेतृत्व में 1871 में जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट होता है और विलियम प्रथम जो प्रशा का राजा था, अब वो जर्मनी का राजा बनता है, वो बिस्मार्क उसका प्रधानमंत्री यानी कि चांसलर बनेगा। 1871 जर्मनी का एकीकरण पूर्ण होता है। 1871 यूरोप में बाल्कान क्षेत्र में तनाव। यूरोप के दक्षिण पूर्वी भाग में छोटे छोटे राष्ट्रीयता के लोग रहते हैं। वहां पर ऑटोमन तुर्की का प्रभाव था। ऑटोमन तुर्की के कमजोर हो जाने के पश्चात इन राष्ट्रीयता के लोगों ने अपने अपने देश की मांग के लिए ये लोग उठ खड़े होने शुरू हुए, जिस कारण इस क्षेत्र में तनाव उत्पन्न होता है। 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध, आधुनिक विश्व का सबसे बड़ा युद्ध जो 1914 में शुरू होता है और 1918 में समाप्त होता है। इसके पश्चात 1939 से 1945 द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 में चलता है और 1945 में इस युद्ध का अंत होता है। धन्यवाद।